नमस्कार। आप देख रहे हैं बातें अनकही। आज बातें अनकही में हमारे अतिथि हैं श्री सत्यभान सिंह सिकरवाल साहब, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के मुरैना से संबंध रखते हैं और वहाँ से अपना सफ़र तय करते हुए आज देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँचे हैं। इस बीच इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं, बहुत सारे रास्तों को चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। सत्यवान जी, आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपको कार्यक्रम में इसमें बुलाने के लिए। आप जो धीरे धीरे सफ़र तय करते करते मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँचे, और मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके आप संस्थापक भी हैं। राजनीति भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, दोनों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं। तो ऐसा क्या क्या सोच है आपकी कि आपको सामाजिक काम भी करना है, राजनीतिक काम भी करना है? तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत कैसे आपने सामाजिक जीवन में किया, उसके पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं मूलतः मेरा जन्म जो है मुरैना के पास एक गांव पड़ता है, ऐसे करीब 15 किलोमीटर दूरी पे है। बरौली गांव है, लालबास बरौली गांव का नाम है। वहाँ हमारा जन्म हुआ। उसके पश्चात ऐसी पारिवारिक स्थितियां रही, घुमंतु जीवन रहा हमारा। जी जी तो संघर्ष ने सिखाया बहुत। जी। अ, चौथी कक्षा 4 में गांव के स्कूल में पढ़े, अपने वो टाट का बोरा बिछा के जैसे इस टाइप। ना, देसी क्या, टाट पट्टी नहीं हुआ करती थी हमारे पास पुराने में, अच्छा। तो हम जाके देखते थे, तो वही बोरा लेके जाते बिछाते थे, उससे पढ़ते थे। और जब बारिश होती थी तो उस बोरे की ना खोई बनाई जाती है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, खोई जैसे मतलब उड़ने के लिए ओढ़नी, तो उसको थोड़ा सा वैसे करके तो ऊपर ओढ़ने में आ जाता था। घर भागते हुए ना घर पहुंच गए तो वो गीला नहीं होता था? नहीं नहीं, वो बड़ा कवर्ड होता है। बोरे को ऐसा करके आप सर पे डाल लेंगे, नीचे तक कवर्ड हो जाएंगे, आप भीगेंगे नहीं, आपका रेनकोट फेल है। क्या बात। अच्छा, देखो, जो है ना ग्रामीण परिवेश आपको बड़ी अच्छी चीजें सिखाता है, कम संसाधनों में बहुत अच्छा जीवन। बहुत बढ़िया। बहुत। तो फिर गांव में कक्षा 4 तक का हमारा शिक्षा रही। फिर कुछ समय कई रिश्तेदारियों में भी रहे, और शिवपुरी में भी हमारा एक दादाजी और ताऊ जी रहा करते थे, वहाँ भी पढ़े। उसके बाद ननिहाल हमारी भिंड में, मुरैना के पास एक भिंड गाँव जिला पड़ता है, तो फिर भिंड शहर में हमने 12वीं तक और ग्रेजुएशन की शिक्षा लगभग भिंड में ही की। हमारा जो है 12वीं के बाद ग्रेजुएशन हमने जो है एक भिंड के पास अटेर पड़ता है, बड़ा ऐतिहासिक जगह है, और कहीं ना कहीं वो अभी पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हमारी राज्य की सरकार उस पर ध्यान दे। अटेर जगह है, वो चंबल सेंचुरी में आती है। चंबल के किनारे बहुत अच्छा किला है, उसी के पास हमारा कॉलेज था, तो हम कॉलेज जाते थे। उस समय देखने का सौभाग्य मिला उस चंबल के बियल को। और आप मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दूसरे पहाड़ भूल जाएंगे, लेकिन वहाँ अगर कोई जाता है चंबल में घूमने के लिए, तो अटेर जरूर जाए और देखे। तो वहाँ से हमारा ग्रेजुएशन हुआ, और मैं 2012 में दिल्ली आ गया था, और पारिवारिक और समस्याएं होती तो यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ अपना व्यवसाय और चीज़ें करी। तो जब हम दिल्ली आए कुछ चीज़ें देखी, तो हम संघ में जो है भिंड में रहे, तब संघ में जुड़े रहे। हमारे जिला प्रचारक थे राजेश भार्गव जी, पहले वो विस्तारक रहे, तो उनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। राजेश भार्गव जी अभी मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन कहीं अच्छी जगह, और उनसे बहुत अनुशासन और सामाजिक जीवन की चीज़ें सीखी। फिर क्षत्रिय युवक संघ में हम जुड़े। क्षत्रिय युवक संघ से बहुत ज़्यादा अनुशासन सीखा। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जुड़े, फिर दिल्ली में भी जुड़े रहे। क्षत्रिय युवक संघ पूज्य तन सिंह जी ने स्थापना की थी उसकी, और उनका मानना था कि जो है व्यवस्था में, अगर जीवन में संस्कार और सिद्धांत विहीन जीवन निरर्थक है, और वो व्यक्ति निर्माण जैसे संघ करता है, वैसे क्षत्रिय युवक संघ भी जालौर जिले में बहुत अच्छा काम है। तो सबसे सीखने का दायित्व व्यवस्था थी, जहाँ भी हमारा ऐसा रहा कि जहाँ कुछ मिला झोली लेके गए, कुछ ना कुछ ले ही आए। छोड़ा नहीं आपने? छोड़ा नहीं, बस सीखने सीखने आज तक सीख रहे हैं। आप हैं, आपसे सबसे सीखने की वो है।
परिपूर्ण नहीं है ना माना इस चीज को। उसके बाद में यहाँ आए तो उस बीज जो है संघ ने, क्षत्रिय वक्फ संघ ने डाल दिया था अंदर। तो फिर दिल्ली आए, दिल्ली में देखा कि दिल्ली की स्थितियां क्या है। तो मूलतः दो तीन चीजें हैं गांव से या दिल्ली, लगभग दिल्ली में सभी प्रवासी हैं, मूल दिल्ली के बहुत ही कम लोग हैं। बहुत बढ़िया। अगर दिल्ली की आप बात करते हैं तो दिल्ली को समझेंगे, सुनेंगे, बहुत पुराने इतिहास में जाएंगे। दिल्ली की स्थापना हुई तो लगभग हर कालखंड में जो जिसका शासन रहा है उस कालखंड में अगर आप जाते हैं तो देखेंगे तो दिल्ली स्थापित की गई कब से, तब से देखा जाए तो दिल्ली का मूल कोई नहीं है। तो दिल्ली जो है इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई तो हस्तिनापुर से लोग आए थे। जी जी जी। दिल्ली का मूल कोई नहीं, आए प्रवासी सारे के सारे प्रवासी हैं। आप ये बात समझना, अगर कोई तार्किक व्यक्ति अगर कोई तर्क करता है तो उसमें बताना जरूरी है कि दिल्ली हस्तिनापुर से आए थे, और ये वन था, वन के बाद फिर ये हस्तिनापुर के जो है जो राजा, जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हमें धर्म बिठाना है गद्दी पर, तो धर्मराज युधिष्ठिर को बिठाने के लिए इसकी स्थापना हुई, से इंद्रप्रस्थ हम कहते हैं, पांडव काल से। तो लगभग सब प्रवासी ये चीज मानते हैं। तो मैं आया तो यहाँ लोग जो आते हैं हमारे क्षेत्र के गांव के, तो मुझे लगा कि ये लोग बड़ी ऊर्जा है इनमें, और उनके लिए और उनके साथ कहीं ना कहीं अनैतिकता या कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कई बार वो बेसिक उनको सपोर्ट नहीं मिलता, बेसिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कनेक्ट नहीं हो पाते, मूलतः ठग जाते हैं, ठगी के शिकार होते हैं, अपमान का शिकार होते हैं क्षेत्रीय लोग, कोई भी आता है। तो फिर मेरी राजनीति का ध्येय ये नहीं है कि मुझे नेता या कोई चुनाव लड़ना। मेरा राजनीति का ध्येय सिर्फ ये है, मैंने मुद्दों की राजनीति करनी है, बदलाव की राजनीति करनी है, बदले की नहीं। और अपने सिद्धांतों से समझौता भी नहीं करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। सैद्धांतिक जीवन में समझौता, सिद्धांत विहीन जीवन निरर्थक होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का, हर व्यवस्था का, अभी तो मशीन का भी जीव एक सिद्धांत पे चलती है मशीन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो व्यक्ति एक सिद्धांत पे नहीं चलेगा तो ये फिर निरर्थक है जीवन उसका। तो मूल हमारा ये उद्देश्य था। तो उसके बाद फिर सामाजिक लोगों से वहां भी जुड़े रहे। तो मैंने पूर्व में आपसे कहा कि मैंने हमारा बीज वहां से टला हुआ है तो वृक्ष बन के निकलेगा। तो ये व्यवस्था चली, यहाँ आए, और सामाजिक और राजनीतिक जहाँ जो चीजें लगी, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यहाँ अनैतिकता हो रही है, यहाँ हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ हमने अपनी आवाज उठाने का काम किया, संस्थाओं की स्थापना की, संस्थाओं से जुड़े और भविष्य में भी करते रहे। मैं जब भी अक्सर आपसे कभी मेरी चर्चा होती है तो इतिहास की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं आप। मैंने देखा कि कभी धर्म की बात करें तो उसमें भी आपकी बहुत नॉलेज रहती है, इतिहास की बात करें इतिहास की भी नॉलेज रहती है। मैं जानना चाहता हूँ जो आपने स्नातक की जो डिग्री ली, ग्रेजुएशन की, वो किस सब्जेक्ट में ली? मुझे कई बार लगता है कि शायद इतिहास के है, क्योंकि इसमें धर्म से कोई जुड़ा हुआ आपका विषय रहा होगा। नहीं, ऐसा है, मैंने आपको पूर्व में कहा मैं झोली लेके चलता हूँ, सीखता रहता हूँ, डिग्री मेरे पे कोई नहीं है। और ये संतों के सानिध्य से, और एक अच्छी बात कहूँ कि हमें ये सिखाया गया है तो बुजुर्गों की जूतियों के पास बैठ के जो सीखा जा सकता है वो कहीं नहीं। तो हम अपने दादाजी जब भी यहाँ भी आए हुए हैं तो सुबह या शाम जब भी समय मिलता है, घंटे 2 घंटे पैर दबाते हैं। क्या बात। हाँ, वो उनसे सीखने को मिलता है। बुजुर्गों की जूतियों के पास तो बैठे रहो, कोई भी राजनीतिक आपका बुजुर्ग हो, राजनीतिक पूर्वज हो, सम अपने में मेरा ध्येय ये नहीं कि पूर्वज, वो तो बात एक आपकी पारिवारिक है, होना भी चाहिए, लेकिन जो हमसे सीनियर है या हमसे कुछ अच्छा है, कई बार ऐसा होता है कि हम उम्र में कम लोगों को बड़ा नहीं मानते। लेकिन हमारे एक गंगा सिंह राठौड़ जी हैं जो राजस्थान प्रवासी संघ चलाते हैं। अच्छा। उनसे मैं सीखा तो उन्होंने एक बात कही बहुत अच्छी, जब मेरे से मिले वो कई बार, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है उम्र से बड़ा नहीं होता, विचार से बड़ा होता है। बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा भी है कि वो हमारा छोटा भी हो तो उसका भी सम्मान करके उसको सीखने को, उससे भी सीखने को मिलता है। तो ऐतिहासिक और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में। और एक और बात है कि हमारे पिताजी जो है, हम तो बस छोटे थे, जब 8 वर्ष के थे तो पिताजी हमारे हत्या हो गई थी। अच्छा। उनकी हत्या हो गई थी किसी तो
उससे पूर्व भी जब हम छोटे थे तो देखा करते थे हमारे पिताजी जब रामायण हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में रामलीला हुआ करती नवरात्रों में यहाँ भी होती, तो वहां पे वो रामायण के जो किरदार हुआ करते थे बच्चे गांव के जो प्ले करते थे। हाँ प्ले करते थे, उन्हें सिखाया करते थे हमारे चाचा अचवा करते थे छोटे जो। और हमारी गांव में थोड़ी जो अ, हमारी क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है शैग। शैग मतलब हम उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन कद में कई लोग हमसे भी छोटे हमसे बड़े, हमारे चाचा लग रहे हैं, कई हमसे छोटे हमारे भाई। भाई की एज का डिफरेंस। हाँ वो नहीं रिश्ते रिश्ते हैं तो आप मैनेज करते हैं। और हम अपने घर से सीखे, हमारे दादाजी ने जो है गांव में उन्होंने भी बड़ा संघर्ष करा, तो उन्होंने गांव में मूलतः कन्याओं का विवाह होता है, सॉरी कन्याओं के विवाह उन्होंने करे, अपनी भांजियों का करे। उसके बाद हमारे गांव में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है जो दादाजी ने स्थापित की है। उन्होंने सारी जो जातियां होती हैं अपने हिंदू धर्म में सनातन व्यवस्था में सबका कन्यादान लिया। अच्छा, या किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी का। हमारे गांव में जो वाल्मीकि समाज की है, हमारी बुआ जी हैं, हम आज भी उनका भात वर्ते हैं। अच्छा, आज भी हम भात वर्ते हैं उनका। प्रजापति समाज से भी है, कई समाज हैं। तो जो उन्होंने हमारे दादाजी ने कन्यादान लिए, आज भी वो बात मांगती है, बाबा भात हमारे भरने के लिए। हमें परिपक्व करा हुआ हमारे ताऊ जी रहते, कोई ना कोई पहुंचेगा दरवाजे। हमारे कुरु में एक भागवत हुई थी, हमारी बुआ जी आई थी, पूरा मान सम्मान था। तो वो चीज हमने हमारे परिवार से सीखी है। अधिकार की हक की बात करनी होती है, लेकिन हाँ सामाजिक जो स्थितियां हैं, और जाति से मैं राजपूत हूँ हूँ, तो उन्होंने ये कहा हमारे पूज्य भगवान सिंह जी अभी पूर्ण हो गए क्षत्रिय वंश के, उन्होंने एक चीज कही कि क्षत्रिय होना अलग है, राजपूत होना अलग है। राजपूत आप पैदा हो सकते हैं लेकिन क्षत्रिय आपको आपके कर्म से बनना हो, कर्म से बनना पड़ेगा। गांव देश क्षेत्र घर अपितु तो विश्व की अराजकता भी आपकी जिम्मेदारियों से खत्म करना। अच्छा, हाँ, तो आपको आपके काम से आपके कर्म से क्षत्रिय बन सकते हो, राजपूत पैदा हो सकते हो, अपने अहंकार में आप जी सकते हो, बड़ी बात अपनी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कर्म के माध्यम से आपको के प्रति किसी के अंदर अगर क्षणिक वर्वी द्वेष है, अगर क्षणिक वर्वी आपकी कोई गलती है, तो आपने अपना चरित्र खत्म कर दिया। राम से सीखिए, कृष्ण से सीखिए। उन्होंने कहीं भी भगवान कृष्ण की अगर बात हुई है तो बता दो, भगवान कृष्ण से जब लेके जाएंगे तो उन्होंने जो कर्म किया कुछ भी करा, लेकिन अगर अब उनसे कोई गलती हुई तो उन्होंने स्वीकारा उसको। लेकिन उन्होंने उनका ध्येय सिर्फ एक था कि धर्म को मुझे इस चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बिठाना, अराजकता और ये भले ही सामने थे जब उस समय राम के काल से महाभारत तक सब ठीक था। उसके बाद जब जो मैं पूर्व में बात कह रहा हूँ, क्षत्रिय जो है ना, राजपूत पैदा हो गए, क्षत्रिय बनना नहीं चाहा, कहीं ना कहीं गलती। तो उस जगह भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वयं धर्म को बिठाया, क्षत्रिय को गद्दी पे बिठाया, और जो राजपूत बन के पैदा हुए थे, राजपूत ही रहना चाहते थे, उन्होंने उस जगह उनका साथ नहीं दिया, अहंकार का साथ नहीं दिया, द्वेष का साथ नहीं दिया, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया उन्होंने। किसने? जिनकी बात आप हाँ, जो गए वो कहीं ना कहीं हाँ। क्षत्रिय का धर्म का वो पालन करना चाह रहे थे, नहीं करने जो भी स्थितियां रही हो, हम उतने विद्वान नहीं है, लोग उनसे सीखने की बातें हैं तो सीखते हैं। और जो पूर्व में जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, तो क्या नाम है, गलती तो हुई होगी, हमें एक्सेप्ट नहीं पड़ेगा है इतिहास। भगवान कृष्ण ने गलतियां एक्सेप्ट की, मेरा मतलब मानना यही है, अगर गलती हुई तो एक्सेप्ट करो, फिर आगे की चीजें सुधारो। तो जैसे जिस तरह से देखते हैं कि आप सामाजिक धार्मिक चीजों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय का कार्यक्रम हो, किसी समाज का किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, तो क्या आपको ये सारी जो प्रेरणाएं हैं वो आपको अपने दादाजी से मिली? हाँ, परिवार से उसमें वही चीजें हैं कि सबसे ही है, परिवार में मूल परिवार होता है जहाँ से हमें, उसके बाद फिर हमारे व्यक्तिगत चीजें होती हैं, और उसके बाद विभिन्न संगठनों से, जैसे क्षत्रिय वंश संघ और संघ है हमारा, आरएसएस है, सबसे सीखने का मौका मिलता है, बड़ों से सीखा है तो ये प्रेरणा मिलती है। अभी अक्सर ये देखा जाता है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनके अंदर संस्कारों की कमी है,
वो बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कई माताओं पिताओं की ये शिकायत रहती है कि वो जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। ये जो इस तरह समाज में पतन आया है संस्कृति को लेके, संवेदनाओं को लेके, और इमोशंस, भावुकता जो है आदमी में खत्म हो गई है। और जो आपके समय का जनरेशन है, मैं मानता हूँ शायद वो लास्ट ही रहा होगा जिनमें ये सब चीज़ें थी, भावुकता भी थी, संस्कार भी थे, करुणा भी थी, उदारता भी थी। तो जो आज का समाज है उसको किस तरह से हम लोग कोशिश करें कि वो ठीक हो सके, या आपका क्या क्या सोच है कि आप किस तरह से ऐसा काम करेंगे जिससे कि आज के जो बच्चे हैं, जो ये वाली जनरेशन है, उनके अंदर ये सब चीज़ें आएँ? देखिए, हम किसी को साधन संपन्न कह सकते हैं। ये साधन संपन्न लोग आज के दौर में पैसे वाले या वो चीज़ें हैं, तो भारत की ये जो ग्रोथ है वो किससे आकी जाती है? जीडीपी से, जीडीपी पैसे से, संस्कारों से। संस्कारों का कोई मापदंड नहीं। संस्कारों के मामले में भाई, आप पश्चिमी देशों को देख लीजिए, आप उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद विश्वगुरु की कल्पना करते हैं। हम उनकी अच्छाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, देखिए आप समझिए, अगर जो वहाँ की व्यवस्था है, अगर गाड़ियां होती है, जैसे मैं ज्यादा तो नाम जानता नहीं गाड़ियों का, जब फरारी और ये बड़ी गाड़ियां हैं, BMW, मर्स, वहाँ जो भी जो रेसिंग कार हैं, अब उनसे कह दो कि साहब आपको जो है बिहार की सड़कों पे चलना है या मेरे गांव ही जाना है, हाँ, तो फरारी वहां चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। अब वहां की व्यवस्था वहां के अनुसार है, हमारी व्यवस्था हमारे हमारे साथ जैसा देश वैसा भेष कह लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दूसरी बात, हम चाहते तो हैं, आपसे एक बार पूर्व में सुना था, एक बार चर्चा हो रही थी, आपने कहा भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी क्या कह रहा हूँ, हाँ, ये तरह की मानसिकता है। हाँ, तो हमें वो बदलना होगा। और दूसरी, हमारे समाज में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जो भी आप ठीक है करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय आप वीकेंड में कहीं निकाली, किसी भी धर्म संस्थान से जुड़िए, किसी भी से, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी संत से जुड़िए, किसी भी स्वयंसेवी संगठन से जुड़िए, संघ से जुड़िए, कहीं से जुड़िए, और उसके बाद में आप देखेंगे बदलाव होगा परिवार में। जब आप में बदलाव होगा, जो हम लोगों में बदलाव होगा, बच्चों को, हाँ, लेकिन बच्चे देख के उस समय नहीं, जब नींव डल गई और पिलर खड़े हो गए, फिर उसके बाद तुम सोचो इसको सही दिशा दे दे, नहीं नहीं, वो तो नींव से ही शुरू होगा। हाँ, नींव के दौरान जब बच्चे आपके 7-8 साल के हैं, तब उस समय से ही आप धर्म से जोड़ के रखिए। और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि वो सम्मान भी करेंगे बुजुर्गों का, वो आपका भी करेंगे। हो सकता है आप वृद्धाश्रम ना जाना पड़े आप जी, क्योंकि जीवन बड़ा व्यस्त है। वीकेंड पे पब जाने की, धर्म मंदिर जाने की बजाय पब जा रहे हैं, उनके बच्चों की स्थिति यही होगी। बिल्कुल। वीकेंड पे धर्म स्थल जाने की बजाय आप, वो एक और व्यवस्था है, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं लोग, लेकिन उसको पिकनिक पॉइंट बना के ना जाए। बिल्कुल, वो सेल्फी लेना और वो पिकनिक पॉइंट ना बना के धर्म को धर्म की तरह रखें। हो सकता है परिवारों में संभवतः हो रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा कि बुजुर्गों की जूतियों के पास बैठ के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बूढ़ा और बीमार कह के उनसे दूर भगने से ना, आपके घर में हो सकता है कुछ समय के लिए समृद्धि तो आ जाए, लेकिन संस्कार नहीं आएंगे। ऐसा होती। चलिए, संस्कार और संस्कृति, सामाजिक सब चीज़ों पे चर्चा करते आ रहे हैं। वर्तमान में आपके पास जो है भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे में जिलाध्यक्ष की, हाँ हाँ, आपके पास जिम्मेदारी है, और हम देखते हैं कि अक्सर आप जो है उस जिम्मेदारी को बड़ी मजबूती के साथ उसका निर्वाह भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में, आप उस पार्टी में किस व्यक्ति को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? माननीय अटल जी, अटल जी को। ग्वालियर से थे, और तो अटल जी की ऐसी कोई बात आपको याद हो? उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जब वो अपने युवा अवस्था में थे, अटल जी युवा अवस्था के बाद ही वो संघर्ष उन्होंने वो करने लगे। उन्होंने 2 सांसदों के साथ एक शपथ ली थी
उन्हें पता था कि मैं सत्य पे हूँ और मैं भारत का उत्थान चाहता हूँ। उन्होंने कहा था आज आप हंस रहे हैं, कल आप रोए। लेकिन उन्होंने राजनीति को सेवा तक सीमित रखा। उन्होंने बदलाव की राजनीति नहीं करी, वो बदलाव की राजनीति करी, बदले की राजनीति नहीं करी। उन्होंने कभी किसी भी नेता को, मुझे नहीं लगता उनका कोई विरोधी होगा, कोई नहीं। माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब उपराष्ट्रपति रहे, उनका कोई विरोधी नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो लोग सिद्धांतों की राजनीति करते, सिद्धांत आज का दौर है, आजकल व्यक्तिगत हो गया मामला। हाँ। हम लोग जो है वो मतभेद से लेकर मनभेद के चले गए। मतभेद की जगह मनभेद हो गए। हाँ वही मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होने चाहिए। और वो अटल जी नहीं कहते थे कि भाई ठीक है, उन्होंने नेहरू जी को कहा, नेहरू जी ने सुना, ये कहा भाषण सुनना, उन्होंने कहा तुम्हारे दो चरित्र हैं नेहरू जी। अच्छा, हाँ, और मैं भूल रहा हूँ, आप सुनना कभी डिबेट उस चीज को, मैंने सुना है। तो वो नेहरू जी ने सुनने के बाद गैलरी में मिले जब, बहुत अच्छा बोले नेहरू जी ने, वो गांधी जी से बोला, गांधी जी ने सदन में बोला इस चीज, वो नेहरू जी ने सदन में बोला इसको, सॉरी अपने अटल जी ने सदन में बोला इस चीज को कि भाई ठीक, मतलब स्थितियां यहाँ तक थी। जब सोनिया गांधी आई थी व्यवस्था में, तब उन्होंने बताया इस चीज को कि मेरी और नेहरू जी की ये चर्चा हुई, लेकिन पहले के लोग जो है बातों को याद भी रखते थे और उनको लगता था कि हमसे कोई गलती हुई तो वो भी उनको पब्लिकली एक्सेप्ट भी करते थे। बहुत परिवर्तन आ गया अटल जी से लेकर अभी तक। जिस तरह की राजनीति अभी की, जो वर्तमान की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और उस समय की जो अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति, उनमें क्या आपको फर्क दिखाई देता है? देखिए, समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। तो माननीय मोदी जी ने सामने जैसा स्थिति होती है तो वो करते हैं। और आपने देखा होगा, फिर मैं धर्म पे आता हूँ, माँ काली ने जब वध किया था राक्षस का, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, तो चंडी रूप लेना पड़ा था उनको। तो कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, रूप बदलने भी पड़ते हैं राजनीतिक जीवन में। मतलब समय के समय से आप हाँ, बदलने पड़ते हैं, ठीक बात है। सामने अगर, हाँ, जब सामने सात्विक व्यक्ति थे तो सात्विक थी राजनीति, जब सामने देश को बेचने वाली स्थिति है तो फिर चंडी रूप लेना पड़ना, कोई द्वेष नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जो जिस पैटर्न पे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं काम, उस तरह ही आज की स्थिति के अनुसार? हाँ बिल्कुल, जरूरत है, समय की मांग है। अगर आप समझिए, आप सत्ता के लिए देश को बेचना चाहते हैं तो मोदी जी का चंडी रूप कोई बुरा नहीं, पर वो रौद्र रूप, अपना शिव का रूप रखते हैं। तो जब समय आता है कि जैसी भाषा में बात करो उस भाषा को जवाब दिए संभव तो ठीक है मोदी जी का। आजकल जो है सोशल मीडिया पे या कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिल रही कि जो है भाजपा जो है वो जाट विरोधी पार्टी है, या जाटों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। ये किस तरह की बातें जो समाज में आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जाट विरोधी तो कहाँ है, जाटों को टिकट दे रही है भाजपा। नहीं, जैसे पीछे वो गवर्नर साहब का एपिसोड चला, अभी गवर्नर साहब का एपिसोड चला, आप समझिए गवर्नर साहब का एपिसोड चला। अभी संजीव बालियान को भाजपा ने चुनाव लड़वाए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संजीव बालियान जी खड़े हुए, उसी क्षेत्र से आते हैं। अब माननीय चौधरी चरण सिंह जी को क्या नाम है, भारत रत्न दिया। हाँ बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह जी से जाटों का नेता कौन बड़ा? हाँ उनसे बड़ा, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आप जाटों में जाइए, जाट मानते हैं। आज देखिए दिल्ली में भी जाट पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। कोई नहीं, ये तो एक रूमर है, भ्रांति फैलाने का काम, भ्रांति फैलाने का काम है। जाट या किसी जाति के विरोधी नहीं हो सकती भाजपा। सारे को लोग देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का विरोधी हो सकता है, पार्टी की विचारधारा किसी जाति की विभाग नहीं जात पर। हाँ, कोई व्यक्ति किसी पद में बैठा, अच्छे पद में बैठा है, वो किसी जाति से अगर द्वेष रखता है तो हो सकता है विरोधी में, वो व्यक्तिगत है। लेकिन हाँ, भाजपा की जो है मूल डीएनए है, जो भाजपा का मूल, जैसे एक संविधान की मूल प्रस्तावना है, उससे भटक नहीं सकते। इसी प्रकार भाजपा किसी जाति, भाजपा का मूल सिद्धांत सबको साथ लेके, हाँ, सबको साथ लेके चलना, राष्ट्र पहले रखना है, ना किसी रात ना, हाँ बस राष्ट्र हित में भाजपा का हित है, न किसी। अगर भाजपा को कभी सरकार को, सत्ता को भी लात मारनी पड़ी तो वो ये नहीं सोचेगी कि राष्ट्र विरोधी स्थितियों में आके और सत्ता पे सत्ता पाई जा सकती है तो सत्ता को लात मार देगी। देश का विभाजन करके भाजपा सत्ता नहीं लेगी कभी, जो पूर्व में ली गई है। देश का विभाजन करके सत्ता नहीं लेगी भाजपा, देश का सबको। और आप ये मान लीजिए कि भाजपा अखंड भारत की शुरू से मांग करती आ रही है, और हमने करा भी,
देखिए लाल चौक पे तिरंगा लहराया भी है, लाल चौक पे आप जाइए, भारतीय व्यवस्था वहाँ पे जाइए कश्मीर में। माननीय हमारे राहुल गांधी जी भी घूम के आए थे, अपनी सरकार में नहीं गए थे। मतलब आपको लगता है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था न्याय ठीक है, कानून देखिए आप समझिए कश्मीर तक ही निपट जाता है, कश्मीर से भारत के अंदर नहीं आता। आपने 2014 से पहले देखा होगा, अंदर आ जाते थे, अब नहीं आते। लेकिन भाजपा 370 भी हटाई, इतनी मेहनत भी की, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, उसका क्या कारण है? वो मैंने आपसे कहा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोधी हो सकता है। हाँ ठीक बात है, तो रूमर फैल जाते हैं किसी जात विरोध के, तो हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर कि आप जो है राजनीतिक तौर में बहुत सक्रिय रहते हैं, और बहुत कभी कभी जब आपसे चर्चाएं होती हैं तो मैं कभी किसी भी राज्य की राजनीति के बारे में चर्चा होती है, बहुत गहन आपका शोध रहता है, उस पर बहुत बारीकियों तक आप जाते हैं वहाँ। तो अभी वर्तमान में जिस तरह से बिहार के अंदर राजनीतिक उथल पथल चल रही है चुनाव में, और एक तरफ से पीके ने अपना झंडा बुलंद कर रखा है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी तो अपने सत्ता में आना चाह ही रही है, और विपक्षी पार्टियां पूरा एकदम राहुल गांधी एकदम सड़कों पर उतर आए, वोट चोर का नारा लगा के कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि आप जो बिहार की राजनीति है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। वोट चोर, ठीक है, वोट चोर तो खैर कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक बात आई पीके की, पता है इसके प्रशांत किशोर जी बहुत विद्वान व्यक्ति है और रणनीतिकार है, जी राजनीतिक रणनीतिकार। वो हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, हर पार्टी से संभवतः जुड़े हो, हर पार्टी के बारे में उन्हें पता, उनके बारे में हर पार्टी को पता है। वो एक इंटरव्यू उनका सुनना, वो कह रहे हैं जिस पार्टी का नाम लो, जिस पार्टी का आप नाम लो, एक चित्रा त्रिपाठी जी उनका इंटरव्यू कर रही थी, जिस पार्टी का आप नाम लीजिए उस पार्टी से मैं राज्यसभा, उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछा था, जिस पार्टी से आप नाम लो उस पार्टी से हम राज्यसभा चले जाएंगे, आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। आप इसमें समझ सकते हैं कि उनके भाजपा में भी लोग हैं, नहीं उनका हर जगह, उनके आरजेडी में भी है। उन्होंने जो उनका इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है, उस कंपनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया, उन्होंने तृणमूल के लिए भी काम किया, उन्होंने जेडीयू के लिए भी काम किया, क्योंकि उनका इलेक्शन मैनेजमेंट का तो मीटिंग साथ है। तो आप समझ लीजिए, वो अगर इतनी हिम्मत से कह रहे हैं, हर पार्टी में, मैं कहीं से भी राज्यसभा चला जाता हूँ, राज्यसभा छोटी चीज तो है नहीं। मैं सही बात, राज्यसभा या मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता उनके लिए होगी। अब आप समझ लीजिए, आप सेकंड सीएम थे बिहार में, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे पे नीतीश कुमार जी से अलग हुए हैं। क्या मुद्दा था आप बताइए, आप बहुत सक्रिय रहते मैं आपको बताऊं। उन्होंने बिहार और बिहारियों का कोई मुद्दा उठाया क्या? नीतीश जी ने, प्रशांत जी पीके जी ने, कोई मुद्दा नहीं उठाया। वो ये कहते हैं कि मैं सीए और एनआरसी पर अलग हुआ। आप समझिए, बिहार फर्स्ट की आप बात कर रहे हैं, और सीए एनआरसी राष्ट्र विरोधी चीजों का समर्थन ना करने पर आप नीतीश कुमार जी से अलग हो रहे हैं। आपको जानकारी के बता दूं, नीतीश कुमार जी जो बिहार की स्थितियां, उन्होंने गड्ढे से बिहार को भी प्लेटफॉर्म पे लाए। नीतीश कुमार जी, एक समय हुआ करता था लालू की सरकार में, भूरा बाल 7 करोड़ भूमिया राजपूत जातिगत जहर घोल रखा था। कहीं पे कोई कह दे नीतीश कुमार ने कहीं कोई जातिगत भाषण दिया है? नीतीश कुमार ने कभी भी, कोई आज तक लालू जी पे चारा घोटाले का आरोप, तो सिद्ध भी हुआ, जेल भी गए, उसके बाद भी चुनाव में अब चारा चोर वोट चोर बता रहा है, जिसका कोई तथ्य नहीं। वो स्वतंत्र, आप समझिए, चुनाव आयोग को आप स्वतंत्र नहीं मानते? आप चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है क्या? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग जब कर ही नहीं सकता, कोई सत्ता की पार्टी बनी रहे। लेकिन विपक्ष तो कह ही रहा है कि वो विपक्ष उनकी रिमोट कंट्रोल है, तो आप जाइए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो है ना, आप जाइए, बोलिए कभी जो गलत है बताएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में रिमोट कंट्रोल है उनका। कहने वाले कुछ भी कहने को तो रूमर कुछ भी कर दो। प्रशांत किशोर क्यों अलग हुए? एनआरसी और सीए के लिए उन्होंने वो दिया है। आप उस समय सेकंड सीएम थे, मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार जी तुम्हारी कोई बात काटते थे। उन्होंने तो मुझे जहाँ तक थोड़ा सा धुंधला याद है कि उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी यही होगा आगे। एक बार नीतीश कुमार का बच्चा अभी तक राजनीति में क्यों नहीं आया? बता दो, किसी पद पे हो, किसी पार्टी राजनीतिक किसी दायित्व पे हो, परिवारवाद नीतीश कुमार ने खत्म करा। और आप ये मान लीजिए, जो जंगल राज था उसे सुशासन में वो लाए। ठीक बात है, ये मान सकते हैं कि कोई कमियां होंगी, लेकिन एक बात है, आपके पास तो व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी थी।
आप राष्ट्र विरोधी व्यवस्था को पोषण देने के लिए उन्होंने आपने कहा नीतीश कुमार जी आप लोगों ने मैं राष्ट्र विरोध नहीं करूंगा, मैं एनआरसी सीए के साथ रहूंगा। उसके लिए सिर्फ आप अगर वो बिहार फर्स्ट की आप बात करते हैं या बिहार सर्वोपरि की बात करते हैं, वो तो वो संगठन में रह के वो भी कर रहे हैं, माननीय हमारे चिराग पासवान जी भी कर रहे हैं। इनका बिल्कुल ही दोहरा चरित्र है। आप बात कर रहे हैं बिहारी फर्स्ट बिहार की और वो कि मैंने भाषण लिखा था और ये करा था, कोई जवाब देना चाह रहा न देना चाह रहा, बात हो सकता है उनमें लोग गलत हो, किसी पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष कुछ, तो उस चीज आप व्यवस्था में आप सेकंड सीएम थे, आप जो चाहते कर सकते थे बिहार के लिए। 3 साल तक 2 साल तक पैदल चलने की बजाय आप डायरेक्ट ही व्यवस्था बदल सकते थे। मतलब आप घूम घूम के तो माहौल बनाने का काम किया था। आप समझ लीजिए वो किसी की, अब वो आप समझिए उनसे पूछा जाता है फंड किससे ले रहे हो आप, वो कहते हैं मैंने जिनकी मदद करी वो फंड दे रहे हैं, जनता से साहब नहीं ले रहे हैं। जनता तो दे भी नहीं रही, जनता कहाँ, बिहार की जनता के पास इतना पैसा कहाँ से देगी, इतनी हाई फाई व्यवस्था होंगी। चाहिए मेरी ना, आप सबसे पैसा ले रहे हो, सबसे पैसा ले रहे हो और आप जाति की बात नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी कहते हो कि जो श्राद्ध करता है ना, वो जो पूजा करता है वही श्राद्ध करता है। ठीक बात है, वो अलग विषय है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन बिहार की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो बिहार को आप बदल सकते थे। ये सिर्फ खीर फैलाने के लिए आए, खाने के लिए नहीं। जो इन्होंने जिनकी मदद करी आप देख लीजिए कौन किस किस की मदद करी है, वो ही कहीं ना कहीं ना प्रो कर रहे हैं, हर पार्टी में इनके लोग हैं। और देख लेना जहां जिसका विरोधी लड़ेगा वो वहां इनके चुनाव, आप चुनाव की स्थिति देख लेना, चुनाव की स्थिति में कहाँ किसको ही उतारते हैं, आपको सारे समीकरण समझ में आ जाएंगे। बिहार और बिहार के उत्थान की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छे व्यक्ति। और रणनीति, मैंने पहले भी कहा रणनीतिकार है वो, तो रणनीति कोई बनाई होगी उन्होंने। लेकिन आप ये समझ लीजिए आप सेकंड सीएम आप थे और आप चाहते वो होता, आप वो नीतीश जी से अलग क्यों हुए? आप एक कारण ही बता दें, इनका सिर्फ कारण ये, इन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं एनआरसी सीए के विरोध में इनसे अलग हुआ हूं। एनआरसी सीए का इनसे कहा था विरोध करो, इन्होंने एनआरसी सीए का समर्थन किया है जी, इसलिए वो हुए। और कोई दूसरा कारण हो तो मुझे बताते हैं, अगर आपको पता हो, या आप मेरे ख्याल में राजनीति में और पत्रकार हैं तो आप एक्टिव होंगे, आप पता कर लीजिए कौन सा कारण था इनका। ठीक बात है। देखिए स्थिति परिस्थिति से हिसाब से चीजें बदलती रहती है, कई कारण होते हैं। तो आपने पीके के ऊपर आप बताइए, जो पीके जो मेहनत कर रहे हैं बिहार के अंदर, बिहारी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो वोट किसका खराब करेंगे? वो जहाँ तक ये डेवलपमेंट और उसका, मुझे लगता है वो सब ही करेंगे। सबका करें। हाँ, ज्यादातर मुझे लगता है कि नुकसान नीतीश कुमार का करना चाह रहे हैं। जिस तरह से बिहार की का इतिहास रहा है, जो पृष्ठभूमि रही है कि वहाँ कास्टिज्म के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, यादव के नाम पर और दलित के नाम पर, कुर्मी के नाम पर, ठाकुर के नाम पर, तो उस तरह की जो अब तक जो पैटर्न रहा है बिहार में, तो क्या उसको बदलने की कोशिश करेंगे या बदल पाएंगे उसको? होना तो चाहिए बदलाव, जाति के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। जाति एक समय तक सीमित रहे, एक व्यवस्था तक सीमित रहे, ठीक है। जाति का चुनाव या जाति राजनीति, आप ये समझ लेना, जो लोग जाति वोट देते हैं जाति नेता को, तो वो लोग बस ये सोचे कि जिस नेता को आप वोट दे रहे हैं जाति के नाम पे, वो आपकी जाति के लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और संभवतः आज तक का इतिहास रहा है, जाति का नेता जाति के लिए बोल ही नहीं सकता अपनी पार्टी में या कहीं पर भी। अच्छा, दूसरा विषय, जाति नेता का ये होना चाहिए, जातीय लोगों को अपने नेता को वोट ना देके ये देख ले कि तुम्हारी जाति के लिए कौन क्या कर रहा है, आपकी जाति का है या ना है। आपको जाति लाभ ही तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जाति के लिए कौन सी जाति का नेता कर रहा है वो छोड़ दो ना, तुम्हारी जाति का है कि नहीं है, उससे पूछो, आप इकट्ठे हो जाओ कि भाई हाँ भाई तू हमारे लिए क्या करेगा। अगर बिहार की राजनीति में जाति व्यवस्था है, हमारे लिए क्या करोगे, हमारे लिए क्या करोगे आप बता दो। अभी एक पिटीशन दायर हुई है, जैसे आपने कहा कि भाई ठाकुरों की और ब्राह्मणों की, भूमिहारों की, और वैसे हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है आरक्षण के लिए कि भाई जो जिस समाज का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए जो भी समाज एसटी एससी और जो भी आरक्षण ले रहे हैं,
लेकिन उस समाज में भी उस व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के पास आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा। क्रीमी लेयर वाला कि वही लोग आप समझिए मैं अगर मैं एससी समुदाय से आता हूँ या कोई भी आता है, कोई व्यक्ति है और जो है अगर कोई एससी समुदाय से व्यक्ति आता है, उसका पिता आईएएस है, उसके बेटे को आरक्षण की आवश्यकता लेकिन वो तो ले रहा है अभी है क्या? ईमानदारी से बताइए। है, लेकिन बदलेगा कौन उसे? एससी समुदाय के उसी दूसरे गरीब व्यक्ति को दे दो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं किसी दूसरे को दो। मैं जाति व्यवस्था की बात मतलब एक उनसे ही कह रहा हूँ, बल्कि आप स्वयं ये चीज करें अपने समाज के। अगर समाज के हितैषी है तो मैं जो आपकी बात आई ना नेताओं वाली जातीय राजनीति की, इस पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप समाज के हितैषी है तो आप अपने समाज के व्यक्ति को, आपके पास आरक्षण का अपने बच्चे को लाभ न दे के आप अपने समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसका लाभ अपने बच्चे से कहो भाई तू अब जनरल में जो जनरल सीट है उस पर अपना एप्लीकेशन है, जो चुनाव तुझे कंपटीशन लड़ना है मेरिट बेस पे, हाँ मेरिट बेस राजा, बिल्कुल अपने समाज के ही उसी अंतिम प्रश्न। तो आप समझ लीजिए मूल धारणा क्या थी आरक्षण की? भाई आरक्षण की धारणा सिर्फ ये थी कि जो समाज में भेदभाव है, मुझे नहीं लगता जाति भेदभाव रह गया है, होगा तो मुझे नहीं पता। मैंने अभी पूर्व में कहा कि मैं अभी हुआ कहता हूँ हमारे समाज की ताई जी, वो बुआ जी, तीन लोग इस सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब समझ लीजिए कि जाति व्यवस्था जहां तक है खत्म ही है। हम लोग तो मुझे नहीं लगता कि मैं हमारे गांव में भी देखता हूँ, ऐसा है नहीं, हो सकता हो, लेकिन आप समझ लीजिए अगर आपको किसी समाज विशेष के व्यक्ति हैं तो आप अपने समाज का ही हक खा रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं खा रहे। वो तो आपका रिजर्वेशन तो लिमिटेड है, जितना परसेंट है आप उसी परसेंट। हाँ, इसी परसेंट में तो आप अगर समाज के हितैषी समाज के लिए पढ़े या शिक्षित हैं तो अगर आप कहीं भी व्यवस्था में तो आप उस जगह दूसरे, मान लीजिए लालू जी चुनाव लड़े हो या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, लालू जी का ओबीसी रिजर्व सीट पे है, तो लालू प्रसाद जी को गरीब यादव को लड़वाए वहां से चुनाव। सही बात। अगर जाति के हितैषी हैं तो अगर राजनीतिक बात है, अगर वो नौकरियों के और उसके आरक्षण की बात है तो वहाँ किसी गरीब को करवाए जो आईएएस पीसीएस जो आज उदित राज बैठ के भाषण देते हैं कि हवाई जहाज में क्या नाम वो अंतरिक्ष में किसी ओबीसी को और क्या नाम सॉरी किसी एससी दलित को भेजना था। उदित राज जो पूर्व में सांसद भाजपा के टिकट पे रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी उसको भेजना था। उसमें एक बार बताइए शुक्ला अगर चला गया तो उसमें आरक्षण, वहां पे भी आप समझ, आप ये समझो आप आईपीएस थे, आपने अपने बच्चे को आईपीएस आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, जनरल कोटे उस पर करा रहे हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया। आप वहां तो एससी को भेजना चाह रहे हो जहां अपने बच्चे की जगह दूसरे दलितों के लिए क्या कर रहे हैं आप? दलितों के लिए दलित नेता, कोई भी जातिवादी होता है परिवार के लिए कंपटीशन, जातिवादी नेता अपने परिवार के लिए करता है, जाति के लिए कभी नहीं करता। बहुत बढ़िया। उनको देख लीजिए, सबके परिवार भले, चाहे मुलायम सिंह जी से लेके लालू प्रसाद यादव जी जाति की राजनीति करते, उनके परिवारों को देख लो। कोई गरीब आदमी आज भी 50 यादव वो मिल जाएंगे मजदूरी करते हुए। उनके घर का बुरा कहने वाली बात नहीं, उनके घर का पशु भी आज की डेट में नेता बन गया। आदमी तो छोड़ो, हाँ भाई लालू जी के, बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो रिश्तेदारी में अगर कोई बात है, रिश्तेदार कौन सा रिश्तेदार कहाँ नहीं, आप देख लो पैरोल व्यवस्था। वहीं आ जाओ आप भाजपा में, कौन आज आप समझ लीजिए अटल जी के उत्तराधिकारियों में कोई दिख रहा है तो मैं कोई कुछ कहीं चुनाव लड़ता हुआ? अनूप मिश्रा जी हमारे ग्वालियर से भांजे हैं उनके, अटल जी के, एक बार चुनाव लड़े, अब नहीं पार्टी ने टिकट नहीं दे, घर बैठे, कहीं देखा तुम? नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा है अनूप मिश्रा जी की? कोई चर्चा है? आज की डेट में और पार्टियों के तो मालिक बने बैठे हैं सारे, उस परिवार की वो पार्टी, उस परिवार की वो पार्टी है। अभी तक तो हमने जो चर्चा की धर्म पे, जाति पे भी चर्चा हुई, बिहार के ऊपर चर्चा हुई। अभी वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हुई, और वालियान साहब भी भारतीय जनता पार्टी थे, और पिछले कई 20-25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम देकर राजीव प्रताप रूडी वो भी आमने सामने लड़े। तो उसमें मैं आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार हुई नहीं या उनका कुछ विरोध था? नहीं, वो तो दोनों भाई थे, आमने सामने वैचारिक स्थितियां थी, लेकिन ये है जो उसमें श्रीकांत, मेरे ख्याल में श्रीकांत दुबे नाम नहीं भूल रहा हूँ, शशिकांत दुबे समाधान,
शशिकांत दुबे जी के जो बयान थे वो ठीक नहीं थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने अपनी मर्यादा निभाई और उनका जवाब भी देना ठीक। और राजीव प्रताप रूडी जी मेरे ख्याल में अमित शाह जी से भी पुराने सीनियर लीडर हैं देखा जाए तो। जी। अगर कहीं है तो बाल्यान साहब को अगर खड़ा भी होना था तो वो ठीक है, स्वतंत्र है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था खड़े हो जाए, लेकिन अब जीत हार उनकी आपस की थी। और जो अपने राजीव प्रताप रूडी जी जीते, शुभकामनाएं। और बाकी राजीव प्रताप रूडी अपने क्षेत्र में जहाँ से चुनाव लड़के आते हैं, जितने लोग उनके विरोध में लड़े थे, एक आदमी यहाँ से जीत के आ जाए, और हो सकता है राजीव प्रताप रूडी उन लोगों के क्षेत्र से जीत के आ जाए। छपरा बिहार के अंदर क्या सारी जितनी भी लोकसभाएं हैं सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है लड़ने का, और अलग अलग विचारधाराओं पे भी लड़ी जाती है। और बिहार के अंदर 2 सीटें हैं, और छपरा के अंदर जो जैसे महाराजगंज है और छपरा, दोनों में ही क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं। और उससे पूर्व भी लालू जी का परिवार वहाँ लड़ता रहा है, उनको हरा के ये अपने आप को स्थापित किया है। बहुत सरल सौम्य समाज के स्वभाव के हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों से कनेक्ट रहें। लेकिन इतना अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने किया, इतना काम किया, उसके बाद भी जब पार्टी का कोई व्यक्ति लड़ना चाह रहा था वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ तो हस्तक्षेप करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गिरी है। हाँ, गिरी तो नहीं, पार्टी हमारी जो है भाजपा में स्वतंत्र व्यवस्था है, कोई दबाव नहीं किसी पे। अगर कोई लड़ना चाह रहा है तो पार्टी, वो उसमें पार्टी दलीय व्यवस्था से बाहर चुनाव था, अगर वो लड़े हैं तो व्यक्तिगत है, पार्टी का उसमें कोई ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन 290 वोट मिले थे उनको तो पार्टी के लोग भी साथी थे उनके, ऐसा नहीं कि पार्टी कैंडिडेट थे कि नहीं थे, ये तो दोहरी बात रहेगी। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी की जहां तक बात है, वो राजीव बालियान जी से बहुत सीनियर है, संजीव बालियान से, संजीव बालियान जी से बहुत सीनियर है। और छपरा से जहाँ से वो लड़के आते हैं चुनाव, मेरे ख्याल 30 साल की राजनीतिक व्यवस्था है उनकी। अटल जी के समय में मंत्री अटल जी के समय में मंत्री रहे हैं, जब अटल जी के समय में लोग ये कहीं हो गए नहीं। और अभी वो बिहार में बड़ा अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं। जो अभी जो है एक सांसद है, पागल आगरा का है कोई मूर्ख सा, उसने सांगा, राणा सांगा, संग्राम सिंह राणा सांगा के खिलाफ एक ऐसी शब्द बोल दिया। ठीक है, बोलना था, लेकिन तुम उस व्यक्ति को गद्दार कह रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा आज वजूद। उन्होंने उसके बाद वहाँ एक सांगा यात्रा चलाई हुई है बिहार में, और जाते हैं अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात कर रहे। और उससे पूर्व रूडी जी, हाँ, और उससे पूर्व भी रूडी जी की अपने जो क्षेत्र में उन्होंने वो भी नंबर दे रखा है, टोल फ्री नंबर है कनेक्ट होने के लिए लोग। हाँ, कनेक्टिविटी। नेता को जनसुलभ होना चाहिए, जनसुलभ, सौम्य स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के धनी है राजीव प्रताप रूडी जी, इसी वजह से चुनाव जीत गए। वहाँ का चुनाव जीतना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतना एक बड़ा। आस में सारी पार्टी के वर्तमान में भी सांसद हैं, पूर्व सांसद भी हैं। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात की, मुरैना की बात की, आप यात्रा की बात की। जो इस समय जो दलगत स्थिति है, जिस समय की जो राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति चल रही है, या दिल्ली के अंदर जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, लोग कह रहे हैं कि अब काम नहीं हो रहे हैं, पानी का भराव वैसे का वैसा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है, या लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें कामयाब नहीं हुई, या क्षेत्र के लोग काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? देखिए, संपूर्ण दिल्ली की बात करें तो एक अलग विषय है। संपूर्ण दिल्ली में सब जगह काम हो रहे हैं। आपका मिंटो ब्रिज नहीं डूबता है, आपका जखीरा ब्रिज कल बारिश हुई डूबा है क्या? नहीं डूबा। अगर डूबा है कोई वीडियो तो उपलब्ध कराए, कभी डूबा है कोई ब्रिज। मैं कई ऐसी जगह बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां हैं, तो अभी मेरे ख्याल 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, तो काम सरकार उस स्तर पे कर रही है जो 7 साल से सरकार नहीं कर। अब जाइए जमुना जी में, कहीं गंदगी नहीं है, जमुना जी का भी काम चल रहा, हर जगह पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे और जो माननीय रेखा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, कहीं क्षेत्रीय स्थितियों में बदले और बदलाव की स्थिति है, कहीं क्षेत्रीय राजनीति में अगर हमारे यहाँ की कहें, अब यहाँ पे मैं पार्टी से परे बात करूंगा, यहाँ पे अब समझ लीजिए आप जहाँ हम बैठे हुए हैं, शास्त्री नगर ये जगह है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ हर गली खुदी हुई है और कहीं पानी भरा हुआ है। एंट्री, एक भी एंट्री शास्त्री नगर की ठीक नहीं है। इसके लिए बस सिर्फ निवेदन यही है क्षेत्रीय नेताओं से और सरकार से, थोड़ा ध्यान दिया जाए और बदले की जगह बदलाव की राजनीति में
विचार करें। बस यही निवेदन है। बाकी आप बात सरकार की कहें तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको इसके रिजल्ट दिखते होंगे। अगर आपके पास भी साक्ष्य है कि कहीं पानी भरा हुआ है, आप बता दीजिए कि भाई यहाँ पानी भरा है या उस जगह यातायात प्रभावित है। हाँ, कहीं जगह अभी पिछले बारिश में थोड़ा हुआ है, लेकिन जो मुख्य जगह थी, यहाँ दिल्ली की स्थिति ऐसी थी, मिंटो ब्रिज जो आपके यहाँ वहाँ विदेशी पर्यटक भी रहते हैं, वहाँ पास में संसद भवन भी है, उस जगह तक पानी भर जाया करता था। आप एक देख लेना, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, राम गोपाल यादव का एक बयान, वो इंटरव्यू है, कहते हमारे घर में पानी घुस गया, तब संजय सिंह को फोन करा, तब पानी निकलना पड़ा। आज तक अब ऐसा कोई सांसद का बयान बता दीजिए कि घर में लोधी रोड पे पानी भर गया हो। बिल्कुल। जहां भी ऐसी स्थिति है, कार्य कर रही है सरकार, आप देख सकते हैं, और कहीं ऐसा है तो आप उपलब्ध कराएं। कोई भी चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा हुई आपसे। सामाजिक राजनीतिक सारी चर्चाएं हुई, क्षेत्रीय चर्चा भी हुई और राष्ट्रीय चर्चा भी हुई। आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बातें अनकही में आप देख रहे थे सत्यवान सिंह सीकरवाल जी को, जो कि सामाजिक कामों में भी आगे रहते हैं, राजनीतिक कामों में भी आगे रहते हैं, राजनीतिक चेतना जगाने का भी काम कर रहे हैं और राजनीतिक तौर से बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। आज हमारे बीच में आए, मैं इनका अपनी चैनल राजधानी टुडे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।